लोकसभा इंतखाबात के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच इत्तेहाद का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की 3 सीटों से लड़ेगी, जबकि जम्मू की 2 और लद्दाख की 1 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। पीडीपी के हवाले से कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने कहा कि अलायंस और सीटों की तकसीम 2 अलग अलग चीजें हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी अलायंस का हिस्सा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी के लिए सीट की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि जो फॉर्मूला पहले डीडीसी इलेक्शन में दुरुस्त था वो आज भी दुरुस्त है। उमर अब्दुल्ला ने गुलाम नबी आजाद के बारे में कहा कि वो वहां से इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं जहां से उनके जीतने के इम्कान ज्यादा थे। उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि आजाद बराह रास्त बीजेपी की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गुलाम नबी आजाद, सज्जाद गनी लोन और अल्ताफ बुखारी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जब हुए थे जम्मू कश्मीर में, उस वक्त यह तय हुआ था कि 2014 के जो असेंबली के नतीजे हैं उनमें जहां पीडीपी को वो कॉन्स्टिट्यूएंसी मिली वहां पे उन्होंने उम्मीदवार अपने उठाए, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस वक्त पीसी भी हमारे साथ थी, तो पीसी सजाद लोन के उम्मीदवार उन्होंने वहां से अपने उम्मीदवार उठाए जहां वो 2014 में कामयाब हुए। अगर 2014 का फॉर्मूला डीडीसी के लिए सही रहा तो फिर 2019 का फॉर्मूला पार्लियामेंट के लिए सही था। हमने बिल्कुल वही फॉर्मूला इख्तियार किया, लेकिन कांग्रेस पीडीपी को ये बात ठीक लगी नहीं। उन्होंने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे, इस बात के बावजूद कि हमने कांग्रेस को अश्योर किया था कि अगर आने वाले चुनाव में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इंडिया अलायंस की मदद करती हैं तो हम असेंबली में जो है सीट शेयरिंग के लिए उनसे बातचीत शुरू कर लेंगे, लेकिन बात बनी नहीं। पिछले दिनों तकरीर और इंटरव्यू के दौरान आज़ाद साहब ने निशाना किसको बनाया? क्या बीजेपी को बनाया? आज़ाद साहब का सीधा सीधा एक ही टारगेट था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब जब वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो किसके फील्ड पे खेल रहे हैं? बीजेपी की फील्ड पे खेल रहे हैं। मैंने एक भी तकरीर में उन्हें बीजेपी की मुखालफत करते हुए नहीं सुना। हालांकि हम जानते हैं कि मुल्क में मुसलमानों की हाल क्या है, हम जानते हैं कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के साथ क्या किया। अगर आज़ाद साहब वाकई इन चीज़ों से परेशान होते वो सीधा सीधा बीजेपी को निशाना बनाते। मैंने मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं है, ना मुझे मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो को पढ़ने का ज़रा सा भी शौक़ है। मैं हैरान इस बात से हूँ कि बीजेपी में कुछ लोगों को इतनी फुर्सत है कि वो अब मुस्लिम लीग का कोई 70-80 साल पुराना मैनिफेस्टो निकाल के जो है उसको पढ़ने का काम कर रहे हैं। मुल्क चलाएं बेहतर है, पुराने मैनिफेस्टो से क्या लेना देना। नहीं मिली इसलिए कि 3 सीटें पहले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थीं। अब या तो हम अपनी कोई सीट देते जहां से वो लड़ नहीं सकते, हम जम्मू की सीटें दे देते जहां से वो लड़ नहीं सकते, या फिर एनसी से अपना समझौता ना करते। तो इसमें विडंबनाएं थी, डिफिकल्ट था, कोशिश पूरी की गई। लेकिन जैसा मैंने कहा अलायंस बरकरार है, लेकिन सीट डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी हमारी समस्याएं थी उनको हमको सामने रखकर फैसला करना पड़ा है। बिल्कुल है, हमेशा से हैं वो हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे भाषण किए दिल्ली में भी, मुंबई में भी। वो अलायंस का हिस्सा तो है, इसमें दो राय नहीं है। उमर साहब कह रहे हैं वो जानते हैं वहाँ की वास्तविकता क्या है, मैं तो वहाँ नहीं था, मैं नहीं जानता हूँ। तो उमर साहब ने जो कहा है उस पर विचार करिए। 370 समाप्त कर दिया, फिर कह रहे हैं कि 370 सीटें आएंगी, ये कैसी बात है? ये कैसी बात है? उसमें कोई समझदारी की बात तो है नहीं। 370 समाप्त किया, 370 का भविष्य क्या है, इस पर किसके क्या विचार हैं, वो बातें सारी चुनाव में सबके सामने खुलकर आएंगी, देखिए क्या होता है। और सीनियर बीजेपी लीडर तरुण चुग ने कहा है कि लोगों ने पहले ही कश्मीर में अपोजिशन के अलायंस को मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद से ही वो लोग इत्तेहाद का खेल खेल रहे थे, मगर अब उनका नकाब उतर चुका है। जम्मू कश्मीर की जनता इस नापाक गठबंधन को पहले ही नकार चुकी है। परिवारवादियों का, कुंठित मानसिकता वालों का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने की दास्तां लिखी, वो लगातार 5 अगस्त 2019 के बाद गठबंधन का गुपकार गठबंधन बना के खेल खेल रहे थे। अब उनका पर्दा साफ हो चुका है। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अनंतनाग राजौरी सीट को बहुत ज्यादा हाइप दी गई है क्योंकि कुछ लोग महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट में नहीं देखना चाहते हैं। मुफ्ती ने कहा कि लोगों की आवाज को दबाने के लिए कुछ लोग महबूबा मुफ्ती की आवाज को कुचलना चाहते हैं। मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि जम्मू में एक कबायली लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई और उन्हें उम्मीद है कि मुतासरा को इंसाफ मिलेगा। हल्के के लिए नामजदगी के बाद अपना पहला दौरा बिजबिहाड़ा किया। उन्होंने अपने वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की कब्र पर हाजिरी दी।
इंशाल्लाह मेरी उम्मीद तो मेरे लोग हैं, चाहे वो साउथ कश्मीर के लोग हैं जिस वतन की मैं रहने वाली हूँ, चाहे वो पीर पंचाल के लोग हैं जहाँ मैंने शायद ही कोई गांव, कोई जगह, कोई इलाका वहाँ हो जब वहाँ लोग मुसीबत में थे, जब वहाँ लोगों को मारा जाता था, दिन दहाड़े कत्ल किया जाता था, चाहे वो मिलिटेंट थे, चाहे वो सरेंडर्ड मिलिटेंट थे या फोर्सेस के लोग थे। तो कोई जगह मैंने छोड़ी नहीं जहाँ मैं नहीं गई हूँ, पर अपने हिसाब से मैंने कोशिश की कि मैं उनके जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाऊँ। जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, जिसमें हमारे गुजर, पहाड़ी और ये जो बकरवाल कबीले के लोग बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया जाता है, क्योंकि लगता है उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि 2 दिन पहले जानीपुर जम्मू में भी एक हादसा हुआ जहां एक ट्राइबल बच्ची के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की कुछ गुंडों ने, और उसके बाद जब उसको बचाने के लिए उसकी घर के माँ गई और भी कोई लेडी चली गई तो उनको इतना पीटा कि अस्पताल में वो इस वक्त दाखिल हुई हैं। और पुलिस ने FIR दर्ज करने के बजाय वो काउंटर FIR देना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ ये सारी मुश्किलात, ये सारे जो जुल्म है, इसके खिलाफ मैंने वक्तन फ़वक्तन, मेरे पास क्या एक आवाज़ ही है वो उठाई है। तो मैं सोचती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग, बिलखुसूस जो मेरे अपने वतन के लोग हैं, मेरे गुलाम शाह पातशाह रहमतुल्लाह अलैह के इलाके के लोग हैं, वो इस बात की कदर करेंगे और मुझे मेरी आवाज़ को ताकत देंगे। आपको मालूम है कि 2019 के बाद सबसे बड़ी निशाना अगर किसी को बनाया तो PDP को बनाया। किस तरह उसको तोड़ा गया, किस तरह हमारे लीडरों को कुछ को लालच दे के कुछ को ब्लैकमेल करके निकाला जाएगा, पार्टी तोड़ दी गई। तो आज महबूबा मुफ्ती मैदान में आते, क्योंकि 2019 से मैंने कोशिश की है इनके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना। उसके लिए बहुत सी मुझे अजियतें सहनी पड़ी, मेरे घर वालों को सहनी पड़ी, और मगर मैं अपनी बात पे कायम रही। तो इनको लगता है कि अगर ये आवाज़ पार्लियामेंट में पहुंचेगी तो शायद वहाँ भी इनके लिए मुश्किलें पैदा होगी, और शायद जो जम्मू कश्मीर के असली हालात है, खाली जम्मू कश्मीरी में लद्दाख की बात भी करती हूँ कि जो असली हालात हैं, तो कहीं उन असली हालात की अक्कासी ना हो जाए, और ये जो डोल पीटते हैं जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो उनका जो बात है जो उसमें राज से पर्दा उठ जाएगा। तो इसलिए इनकी कोशिश है जितना भी हो सके। और महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि ये उनकी मायूसी और खौफ को जाहिर करता है। गुप्ता ने कहा कि महबूबा जानती हैं कि लोगों ने उनकी इस सियासत को मुस्तरद कर दिया है जिसे वो खेलने की कोशिश कर रही हैं। फॉर्मर डिप्टी CM कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि वो एक अंतिम उम्मीद है लोगों की, जिसको कि दबाने की कोशिश की जा रही है। इस जो अनंतनाग जो इस सीट को हाइप इसलिए दी गई है ताकि महबूबा मुफ्ती पार्लियामेंट में ना पहुंच पाए। आप कैसे देखते हैं? खुद क्या सोच रही हैं? आधे से ज्यादा लोग जो इस इलाके में हुआ करते थे, जो इनके MLA थे, वो भी इनको छोड़ करके चले गए हैं। किसने बोला कि ये जीतेंगी? कोई ऐसा चांस नजर नहीं आ रहा। लोगों ने जिस प्रकार से नफरत की भाषा और कम्युनल भाषा का ये प्रयोग करती हैं, लोग इनको समझ चुके हैं। लोग ही नहीं चाहेंगे कि आप पार्लियामेंट पहुंचे। कोई बाकी अगर जनता का समर्थन होगा तो कोई रोक भी नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के अपने आप ही ये वहम पाल लेना कि मुझे लोग रोक रहे हैं, लोग अगर आपके खिलाफ होंगे तो जरूर रोकेंगे। तो आपको लगता है कि उनकी आवाज़ को दबाया गया है? अब वो चुनाव में हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो कैंडिडेट होंगी अनंतनाग जो इस सीट से, तो एक मौका है, कोई सब लीडर जो हैं वहाँ से कंटेस्ट करेंगे, जो गेंद तो है लोगों के पाले में है। तो इस तरह का बयान कैसे देखते हैं? देखिए, परिवार की पार्टी है, खुद डिसाइड करना है कि मैं लड़ूंगी, मेरी पार्टी ने तय किया है, ऐसा नहीं है, खुद डिसाइड कर लिया। तो आपने माहौल देख के ही तय किया होगा। तो जब इस प्रकार का कोई व्यक्ति को फ्रस्ट्रेशन होती है, डर सताता है, तब इस प्रकार की बातें मुंह से निकल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, डर है महबूबा मुफ्ती का, जिसकी वजह से इस तरह के बयान वो दे रही हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। DPAP के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां बड़े बड़े लीडर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज़ाद ने कहा कि वो उन्हें समझ में नहीं आता कि अनंतनाग सीट के लिए इतना हाइप क्यों बनाया गया। आज़ाद ने कहा कि उनकी पार्टी ने उनकी रजामंदी के बगैर उनके नाम का ऐलान कर दिया है।
और अभी तक वो इस नशिस्त पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, दूसरे कामों में मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों में इन पार्लिमानी हलकों के मामलात बदल गए हैं। आज़ाद ने कहा कि जब तक फॉर्म नहीं भरा जाता और दस्तावेजात की जांच पड़ताल नहीं की जाती, तब तक वो कुछ नहीं कह सकते। सर, ये सीट बहुत अहम बन चुकी है अपने आप में, क्योंकि समूचे देश में अगर देखा जाए 2 सीएम जो हैं आमने सामने होंगे। महबूबा मुफ्ती, आप भी फॉर्मर सीएम जो हैं वो रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के हालातों को अच्छे से समझते हैं। आप कैसे देखते हैं इस जो सबसे पहले मैं गलत फहमी निकालना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बड़ी सीटें और बड़े बड़े स्टॉलवर्ड इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप इतनी इम्पोर्टेंस इस जगह को क्यों दे रहे हैं? और मैं नहीं समझता है कि कोई इम्पोर्टेंस है। ये साधारण इलेक्शन है, कोई लड़ेगा। हमारी पार्टी ने भी हमारा अनाउंसमेंट किया है, हमसे उतनी पूरी कंसल्ट लिए बगैर कर दिया है। अभी हमने उस पर माइंड अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि अभी मैं दूसरी जगह ही कैंपेन करना हूँ। वो भी मुझे देखना है कि मैं कैंपेन से उससे बाकी जगह से फ्री हो जाता हूँ कि नहीं। दूसरा ये भी देखना है कि मेरी प्रायोरिटी असेंबली इलेक्शन रहे हैं, तो उसमें भी देखना है कि इलेक्शंस आगे हमें लोकसभा हमारी प्रायोरिटी होगी, विधानसभा उस पर बैठेंगे। ये चिनाब वैली का जो और उधमपुर कठुआ का इलेक्शन खत्म होगा, उसके बाद इस पे विचार करेंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ ये एक साधारण इलेक्शन हिंदुस्तान में। आपको किसने कहा इतने महबूबा मुफ्ती जो हैं उस सीट से जीत चुकी हैं, पहले भी 2 दफा सांसद बन चुकी। बहुत अच्छे। ये सीट से कोई आज तक नहीं जीता है, ये नई सीट बनी है। इसमें आधा कश्मीर है, इसमें आधा जम्मू है, लेकिन ये भी साधारण सीट है। इससे बड़ी बड़ी सीटें हिंदुस्तान में जहाँ प्राइम मिनिस्टर लड़ते हैं, जहाँ अमेठी है, रायबरेली है, वो इस तरह की बड़ी सीटें हैं जहाँ पीएम लड़ रहे हैं, होम मिनिस्टर लड़ रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर लड़ रहे हैं, कई चीफ मिनिस्टर लड़ रहे हैं। तो मैं, चूंकि आप यहाँ JNK लगते हैं, तो आपको लगता है यही सबसे बड़ी। आपके सामने मियां अल्ताफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और PDP की महबूबा, हमारी पार्टी के सामने। वो देखें कौन होगा फाइनल, जिसमें अभी तो किसी ने फार्म नहीं भरा। मैं समझता हूँ कि जब तक फार्म इंसान नहीं भरे और सिक्योरिटी होता है, तब तक किसी पार्टी के कौन कैंडिडेट होगा इसके बारे में नहीं है। आपने कहा पहली दफा ये जोई और अनंतनाग सीट आधा जम्मू और आधा कश्मीर है, और इसके साथ आपको लगता है कि इसके इश्यूज भी चेंज हो चुके हैं? इश्यूज तो जम्मू कश्मीर में सारे ही चेंज हो चुके हैं पिछले 5 सालों में। एक इशू नहीं है, सब बदल गए हैं। और मैं समझता हूं कि जब तक फार्म नहीं भरते हैं और सिक्योरिटी में सब कैंडिडेट क्लियर नहीं होते, तो मैं नहीं समझता हूं कि किस पार्टी का कौन कैंडिडेट है। सबसे बड़ा इशू क्या लगता है सर आपको? बहुत सारे इशू, एक नहीं है, दर्जनों। और बीजेपी कश्मीर में तीनों हलकों से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बहुत जल्द करेगी। अनंतनाग राजौरी सीट एक हाई प्रोफाइल सीट है और इस सीट पर मुकाबला बहुत दिलचस्प है। इन बातों का इजहार बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने किया है। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकाई पार्टियों की तरफ से एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि बीजेपी कश्मीर में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। ठाकुर ने कहा कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। बीजेपी जीतने के मकसद से कश्मीर की तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रही है, वो भी बहुत जल्द। ने भी अपने कैंडिडेट, उनका अनाउंसमेंट हो गया है, एनसी के भी कैंडिडेट आ गए हैं, तो बीजेपी के कैंडिडेट कब आएंगे? भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड अनाउंस करता है, और पूरे देश में आपने देखा कि 543 से ज़्यादा कैंडिडेट्स अनाउंस कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने फेज वाइज ही कैंडिडेट अनाउंस किए हैं। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज तो ऑलरेडी हो चुका है। अब जो थर्ड फेज में राजौरी, अनंतनाग और उसके बाद श्रीनगर और उसके बारामूला सीट में शार्ट टाइम वो भी अनाउंस हो जाएंगे। अब जो यहाँ मुख्तलिफ जो समाजी लेवल पे, सोसाइटी में या पॉलिटिकल लेवल जो ऐसा कुछ प्रोपेगेंडा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट नहीं उठाएंगी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सदाकत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटों पे अपनी कैंडिडेट उठाएगी, और तीनों सीटों पे जो चुनौती आजकल बन गई है, जिस तरह से बहुत दिलचस्प मुकाबला हर सीट पे, और हाई प्रोफाइल सीट जैसे अनंतनाग राजौरी भी हो गई है, अब नॉर्थ कश्मीर की भी होगी, और श्रीनगर में भी अभी देखते हैं अनाउंसमेंट कैसी होगी। इन हाई प्रोफाइल सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का जो मुकाबला होगा वो सख्त नहीं, दिलचस्प होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटों में जीतेगी। और इस बार जो हम बार बार कह रहे हैं और एक बार फिर हम दोहरा रहे हैं कि मुकाबला दिलचस्प होगा। भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को मानती है, क्योंकि इलेक्शन, किसी भी इलेक्शन को हम नॉन सीरियस या हम बहुत इजी नहीं लेते हैं। हम बहुत, हर एक इलेक्शन पूरी दिलचस्पी, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ लड़ते हैं। अनंतनाग से एक टफ कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है, वहाँ पे महबूबा मुफ्ती है, आज़ाद है और मियां अल्ताफ है। तो बीजेपी किस तरह इस तमाम जो है इस सिचुएशन को देख रही है? देखिए, हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। 2
सीएम्स है, एक्स सीएम, चाहे महबूबा जी हो या आज़ाद साहब हो, और वहाँ मनहा साहब भी और मियां अल्ताफ़ साहब भी। और मुझे लगता है कश्मीर प्रोविंस में सबसे हाई प्रोफाइल सीट अगर कोई बन गई है तो वो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी ही भी एक हाई प्रोफाइल कैंडिडेट जो है उस अनंतनाग राजौरी वाली सीट में उसकी नॉमिनेशन होगी। और मुकाबला जो मैंने पहले कहा, इनके आने से मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट जो है उसको जीत के लिए वो उसमें उतर रही है ताकि उस सीट को जीते। विद इन शॉर्ट टाइम उस सीट पे हमारा जो कैंडिडेट होगा वो भी हाई प्रोफाइल कैंडिडेट होगा और वहाँ से मुझे लगता है कि कल परसों तक अनाउंसमेंट हो जाएगी। क्या आप इस बार मोदी वेव का असर देख रहे हैं? कि जब मोदी जी यहाँ कश्मीर आए हैं, एक ताकत और एक बल जो यहाँ पार्टी को मिला है, और वो जो वेव थी वो एक लहर में तब्दील हो गई है, सुनामी में तब्दील हो गई है। और जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात को लेकर सियासी गहमागहमी काफी बढ़ गई है। जम्मू रियासी से कांग्रेस के उम्मीदवार रमन भल्ला ने अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। वो जम्मू रियासी सीट से दूसरी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। रमन भल्ला तरक्की के नाम पर वोट मांग रहे हैं और लोगों से वादा कर रहे हैं कि वो इंतखाबात में जीत की सूरत में उनकी तमाम जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनके मसाइल हैं, वो हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मरकजी वजीर और उधमपुर से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर सख्त हमला किया है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी चीज से पहले आर्टिकल 370 पर अपना मौका वाज़ेह करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि इनके इत्तेहादी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 को हटाने की मुखालफत करते हैं, इसलिए कांग्रेस को अपना मौका वाज़ेह करना चाहिए। लाल सिंह का जिक्र किए बगैर उन्होंने कहा कि सिंह को शायद याद न हो कि उन्होंने कब और कितनी बार पार्टियां बदली हैं। सिंह ने कहा कि उनकी खामोशी को कमजोरी से ताबीर करने से एहतियात बरतें। डॉक्टर सिंह ने उधमपुर कंबल गंगा इलाके में एक जलसे से खिताब किया कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार और उनके दूसरे लोगों के बीच में जाकर के उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, पहले ये तो बताएं कि इनका अपना मौकिफ क्या है, इनका अपना स्टैंड क्या है। उदाहरण के तौर पर मोदी जी ने 370 अनुच्छेद को हटाया, जो जवाहरलाल नेहरू कह गए थे कि ये अस्थायी है, लेकिन कांग्रेस उसको हटा ना सकी, उतनी हिम्मत, उतनी जुर्रत, उतना साहस ना कर सकी, मोदी जी ने हटाया। अब ये बताएं कांग्रेस के कैंडिडेट और उनके सहयोगी कि क्या ये अगर कभी खुदा ना खास्ता ये फिर से इक़्तिदार में आए, जो मुमकिन नहीं है, तो क्या ये 370 को हटाएंगे? ये 370 के पक्ष में है कि नहीं? क्योंकि इनका साथ दे रही है पीडीपी, जो तो सरेआम कह रही है कि अगर हमारा बस चले तो हम 370 को पुनः लगाएंगे। इनका साथ दे रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये किसके साथ है? ये हमारे साथ हैं कि उनके साथ हैं? ये एक ही मुद्दे पर दो स्टैंड लेकर चलते हैं और ये समझते हैं कि लोग मूर्ख हैं, क्योंकि खुद हमने 5-5 इन्होंने पार्टियां बदल ली। जैसे खुद ये भूल गए कि कल किस पार्टी में थे, ये समझते हैं कि लोग भी भूल गए कि कल क्या हुआ था। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक चेतावनी देना चाहता हूँ, ये लोगों को, आवाम को, भारत की जनता को इतना बेअकल ना समझें, उनकी समझ को अंडर एस्टिमेट ना करें, हमारी शालीनता को बुज़दिली ना समझें, हमारी शराफत को मूर्खता ना समझें। अगर हमारे अवाम को गुमराह करने का प्रयास होगा तो हमारा ये धर्म है, राजनीतिक धर्म है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमको सही रास्ता दिखाएंगे। अगर ये राजनीति में तो हम भी राजनीति में। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बनाने के मामले में 3 लोग गिरफ्तार। लता कांदर गांव में ग्रामीणों ने बनाया था बंधक। धनबाद के बरवा अड्डा कृषि बाजार में भीषण आग से हड़कंप, थाने में जब्त 8 गाड़ियां जलकर हुई खाक। दरभंगा में थाने से फरार प्रेमिका मिली 6 साल के बाद, पिता ने दर्ज कराया था हत्या का केस, पुलिस पर भी लगाया था गंभीर आरोप। गायब युवती ने थाने से भागकर 6 साल पहले प्रेमी के साथ की थी शादी, पति और 2 बच्चों के साथ थाना पहुंचकर कहा मैं जिंदा हूं। खूंटी के सदर थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला युवती का शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बारामूला में कोर्ट ने 8 भगोड़ों को किया अपराधी घोषित, वर्तमान में पीओजेके में ये सभी अपराधी। कठुआ के ड्रीम पार्क शमशान घाट से सटे मंदिर में चोरी, मूर्ति से गहने और नकदी ले उड़े चोर, पुलिस कर रही मामले की जांच।
बैजनाथ के बीट बिलिंग में पैराग्लाइडिंग हादसे में गई महिला की जान। नोएडा की रहने वाली है महिला पैराग्लाइडर। ऊना में टालीवाल मेन बाजार में डीजल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 के लिए। इस पर आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने जम्मू में एक रोजा मार्गदर्शन सम्मेलन का इनेकाद किया। कम्युनिटी के रहनुमाओं, दानिशवरों और सरकर्दा शहरियों ने शिरकत की। कम्युनिटी के रहनुमाओं ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत वादी में कम्युनिटी की बाज़ाबातकारी की एक जामे पॉलिसी लेकर आए। तंजीम के सदर RK भट्ट ने कहा कि चूंकि पार्लिमानी इंतखाबात करीब हैं, सियासी जमातों को अपने इंतखाबी मंशूर में कश्मीर के मंदिरों और श्राइन्स की बहाली, तहफ़्फ़ुज़ और बाज़ाबातकारी का जिक्र करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए मखसूस 2 असेंबली नशिस्तों के लिए कम्युनिटी के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। ये जो कन्वेंशन है, इसका मकसद क्या है, इसका मफहूम क्या है? देखिए, आज जो यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने एक 1 डे का कन्वेंशन यहाँ पे इनवाइट किया, जिसमें कम्युनिटी के स्टालवार्ट्स, हर एक सेक्शन के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो सोशल लीडर है या पॉलिटिकल लीडर है। हम इनसे ये हिदायत जानना चाहते हैं कि 35 साल के बाद कश्मीरी पंडित प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में हमें वे अहेड क्या होना चाहिए। 2 चीजें होती है, एक कम्युनिटी का क्या रोल है आप अंदर की बात, और दूसरा सरकारों का क्या रोल है। जहां तक कम्युनिटी का रोल है, उसमें यही हम सबको हिदायत देते हैं कि हम पहली बार जो आने वाले असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन, हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे और मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें कि हम भी अपना वोट डालें, ताकि हमारी भी एक कम्युनिटी का एक रोल जो है वो सबके सामने पता लगे। और उधर वजीर दाखिला अमित शाह की जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों की तंजीमों से मुलाकात हुई है। मीटिंग में मंदिर और श्राइन बिल के हवाले से बहस हुई है। उन्होंने कहा कि मंदिरों की मरम्मत के लिए रियासती हुकूमत ने जो फंड बनाया है वो काबिल सताइश है। डिस्ट्रेस सेल पोर्ट एक अच्छा कदम है, लेकिन इसकी रफ्तार सुस्त होगी। और जम्मू कश्मीर में PM पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडितों के मसाइल भी उठाए गए हैं। वजीर दाखिला ने यकीन दिलाया है कि मॉडल ज़ाब्ते अखलाक के खात्मे के बाद तमाम मसाइल पर काम किया जाएगा। और इलाकाई सियासी जमातों ने 7 दहाइयों से लोगों का इस्तेहसाल किया है। अब वक्त आ गया है कि आइंदा इंतखाबात में ऐसी पार्टियों के खिलाफ वोट देकर इनसे आज़ादी हासिल की जाए। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सरबराह शेख अशफाक जब्बार ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने अपने सरकर्दा कारकुनों की एक मीटिंग मुनक्किद की। गांदरबल के रामपुरा तलामला में इस इजलास की सदारत पार्टी के सदर शेख अशफाक जब्बार ने की। पार्टी के वर्किंग ज़िले सदर शेख गुलाम अहमद सालवार और सालूरा के साथ साथ यूथ सदर गांदरबल और दीगर पार्टी लीडरान भी मौजूद रहे। बागू, रामपुरा और लदविना हल्के की ये जो एक हल्का है, इनका यहाँ पे एक मीटिंग ली और हमने यहाँ वर्करों से बात की। और आगे आने वाले जो हमारे इंतखाबात है, हमारे शहीद इंसानियत, शहीद मिल्लत जनाब शेख अब्दुल जब्बार साहब की 34वीं बरसी 17 अप्रैल को मनाने जा रहे, उस सिलसिले में हमने इनसे बात की। और जो आने वाले वक्त में जो आजकल जो पार्टी का लाहेअमल रहेगा कि जो ये लोकसभा इंतखाबात को लेके, उस सिलसिले में भी बात हुई। 17 अप्रैल को ही हम पूरा वाज़ह करेंगे कि आगे की लाहेअमल हमारी पार्टी का क्या रहेगा इन इलेक्शंस को लेके। और हम हरगिज़ भी उन ताकतों को यहाँ आगे नहीं आने देंगे, चाहे हमें कोई कुर्बानी भी अगर देनी पड़े, क्योंकि जिन्होंने हमें 40, 50 साल, 70 साल इस कौम को दबाए रखा। यूपी के वजीर आला यानी कि CM आदित्यनाथ 10 अप्रैल को स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में उधमपुर लोकसभा सीट से BJP उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह की हिमायत में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। इसकी तैयारियां जोर शोर से हैं। जम्मू कश्मीर BJP के सदर रविंदर रैना ने तैयारियों का जायजा लिया। रविंदर रैना ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक मुल्क को लूटा है, लेकिन अब आवाम उनसे आजादी चाहते हैं। पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा चुनावों में जबरदस्त जोश, जुनून और उत्साह है। पूरा जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनावी अभियान में शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी
यहाँ कठुआ में 10 अप्रैल को एक भव्य चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। श्री योगी जी की इस रैली में, जो कि कठुआ के ऐतिहासिक इस मैदान में होने वाली है। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के अवाम को गुमराह किया है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में कब्रिस्तान आबाद किए। मोदी हुकूमत में कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। इन बातों का इजहार बीजेपी जिला सदर कुपवाड़ा जावेद कुरैशी ने वर्करों से खिताब करते हुए किया। तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने, खासकर नेशनल, पीडीपी, कांग्रेस ने जो पर्दा डाला था, उस पर्दे को अगर किसी ने हटाया वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी है। यहाँ मरगुजारों को आबाद किया जाता था। ये यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, पीडीपी की देन है। अगर यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ाया गया तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने बढ़ाया। अगर सईद सलाउद्दीन को सईद सलाउद्दीन बनाया गया तो यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन में चोरियां की। इन्होंने अपने इख्तिदार के लिए यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को जहन्नम में डाला। और ड्रग माफिया के खिलाफ अपने मुसलसल मुहिम के सिलसिले में पुलिस ने रेशम घर कॉलोनी जम्मू में एक घर पर छापा मारकर एक खातून समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। छापा 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक जारी रहा। पुलिस ने मंशियात भी बरामद की हैं। पुलिस जम्मू से मंशियात की लानत को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए अवाम का ताउन चाहती है।